क्या कर रहे हो? क्या कोई दिक्कत है? कॉल्ड ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है बायोमोलिक्यूल्स का? कोई भी बायोमोलिक्यूल्स अगर टूटता है तो क्या बनता है हमारे बॉडी में? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इसके बाद डाइवर्सिटी भी पढ़ना है। डाइवर्सिटी और कितने लोग को आ रहा है? तुम अकेली हो? कौन है शैलजा? तुम लोग किसी का नहीं है? इधर जो घर से पढ़ रहे इनका भी है डाइवर्सिटी। पोर्शन में डाइवर्सिटी है या नहीं? यस सर, एक यहाँ भी है। चलो बता देंगे, लिख लिए ये। वैसे भी डाइवर्सिटी एक अलग टॉपिक है, इन सब से कोई मतलब नहीं है उनको। हाँ तो पढ़ा, तुम्हारा भी आ रहा है? अभी आ रहा है? चलो एक ही साथ पीछे बैठ गए और गप मत करना। इरेज कर दे। हो गया? इसका मतलब क्या है? ये जो लिख दिया इसमें सारा समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी बायोमोलिक्यूल्स है कॉम्प्लेक्स फूड, ये ब्रेक डाउन हो जाता है और ये ब्रेक डाउन होकर क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। समझ में आया? यही लिखे। ये कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? जैसे ये प्रोटीन हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है या कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, यही तो कॉम्प्लेक्स फूड है ना। फैट हो सकता है। ये सारे के सारे हमारी बॉडी में टूट करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। नीचे हुआ? ये सब के सब जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज ही बनता है। हो गया? अब हमारे पास सोर्स ऑफ फूड क्या है? ये तो चलो पढ़ लिए कि हम लोग को फूड क्यों चाहिए, इसका मतलब आंसर मिल गया। लेकिन ये फूड मिलेगा कहाँ? सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड, दो हमारे पास बेसिक या इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। देयर आर टू सोर्स ऑफ फूड। क्या क्या है? एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल्स। एनिमल्स क्या लिखोगे? देयर आर टू सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग प्लांट से कैसे फूड ऑब्टेन कर सकते हैं? प्लांट्स जो क्रॉपिंग प्लांट्स होता है, जैसे प्लांट से कैसे कर सकते हो? तो जितने भी क्रॉपिंग प्लांट हैं उन सारे प्लांट्स में फूड ग्रेन्स लगते हैं। क्या लगते हैं? ऑल क्रॉपिंग प्लांट्स
All cropping plants have food grains such as, किसी का एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे पैडी प्लांट का नाम सुने हो। पैडी प्लांट से क्या मिलता है हम लोगों को फूड में? राइस मिलता है क्या। फिर वीट प्लांट सुने होंगे। वीट प्लांट से क्या मिलता है? वीट्स मिलता है, गेहूं बोलते हैं, है ना। पी प्लांट का नाम सुने हो? मटर, पी उसका भी पौधा होता है छोटा छोटा। पी प्लांट से क्या मिलता है? पी। ये सब क्रॉप भी तो है। क्रॉप कितने तरह का? 10, 2 तरह का, 3 तरह का। बताओ कौन कौन? रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और एक जैद क्रॉप होता है जो समर सीजन में ग्रो करता है। लिखो, जल्दी लिखो। हो गया बेटा? आगे लिखो, टाइप्स ऑफ क्रॉप। जो हमें प्लांट से फूड मिलता है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉपिंग प्लांट। सबका हो गया? इरेज कर देना। ये पहले भी पढ़े होंगे तुम लोग, टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप कितने तरह का? रबी क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप एंड जैद क्रॉप। क्या है ये तीनों भाई? रबी क्रॉप कब ग्रो करवाया जाता है? इसको विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। कैसा क्रॉप? विंटर क्रॉप, क्योंकि ये विंटर सीजन में होता है। ठंडे के टाइम में जो क्रॉप होता है उसको क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप। देखो कि दोज टाइप ऑफ क्रॉप which grown in October, November and harvested in the month of March, April, called रबी क्रॉप। ये है कौन? जैसे
जितना भी लेग्यूम फैमिली का प्लांट होता है, लेग्यूम समझते हो, जैसे ग्राम हो गया, एग्जाम्पल्स में लिखो ऑल लेग्यूम प्लांट सच एज ग्राम, पी, मस्टर्ड और सनफ्लावर भी इसी वक्त होता है, सनफ्लावर, इटीसी, ये सब क्या है? ये सब के सब रबी क्रॉप होता है। समझ में आया? ये ठंडे के टाइम में इसलिए होता है क्योंकि इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। ज्यादा पानी अगर दे दो तो क्या हो जाएगा? ग्रो नहीं कर पाएगा। मिटाए लेग्यूम प्लांट बोलते हैं जिस प्लांट से क्या बोलते हैं, दाल निकलता है। दलहन वाले प्लांट को क्या बोलते हैं? लेग्यूम। और उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है लेग्यूम प्लांट के रूट्स में। पढ़ेंगे आगे प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए हम लोग को, वही तो पढ़ना है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। क्यों जरूरत पड़ा ये तो हम तुमको बताएं, फिर बाद में बता दें। आखिर हम लोग को ये जरूरत क्यों पड़ा, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाना क्यों पड़ रहा है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बहुत बड़ा चिंता का विषय है मुझे। आज के डेट में या आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने पॉपुलेशंस को फूड प्रोवाइड करना। ये भी क्या है, अब हर चीज तुम एक बात बताओ, जो तुम निजी लाइफ में कर रहे हो उससे तुम्हारा पेट तो नहीं भरने वाला है। पेट तो तभी भरेगा जब एक किसान लोग, फार्मर लोग अपना क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करवाएंगे, उसमें से फूड ग्रेन्स निकालेंगे, है ना। तो जिस तरह से हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, क्राइसिस क्या है यहाँ पे, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड पे ही अपने वो कंस्ट्रक्टिंग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। अब वो जहाँ रहेंगे वो बिना घर के तो रहेंगे नहीं, घर बनाना पड़ेगा। अब जब घर बनाएंगे तो उनको कनेक्टिविटी चाहिए आसपास के शहरों से। ऐसा तो नहीं कि कहीं एकदम जंगल में जाए घर बना लिया, कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता चाहिए तो रोड बनेगा, रोड बनेगा तो उसके लिए आसपास में और भी लोग आकर बसेंगे, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चरल फील्ड क्या हो जाएगा, कम होगा। लोगों का संख्या बढ़ेगा और एग्रीकल्चरल फील्ड कम हो जाएगा। खेती हम लोग उसी में कर सकते हैं जहाँ का जमीन क्या हो, खाली हो। ये जमीन बहुत कम बचा है, उसी कम से कम जमीन में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। तो तुमको इसके लिए इम्प्रूव तो करना होगा ना प्रोडक्शन को। हाँ, इम्प्रूव करने का बहुत सारा तरीका है। सबसे बेसिक तरीका क्या है, जो प्लांट्स को चाहिए वो दो, ठीक है। उसके बाद जो जो चीजें से प्लांट को लॉस है उसको हटाओ। जैसे यहाँ लॉस क्या है, इंसेक्टिसाइड आ जाता है, इन सब कीड़ा, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा है जो सारे क्रॉप को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो उन सबको मारना होगा। नेचुरल वे में भी प्लांट मारता है, या हम लोग इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, बहुत सारा छिड़काव किया जाता है प्लांट के ऊपर, देखे हो पीछे बांस लेगा और बस ऐसे जैसे होली में तो पिचकारी
फिर रंग बरसाते हो, वो प्लांट के अंदर सारा इंसेक्टिसाइड बरसाएगा, स्प्रेड करता है। लिखिए, हो गया। चलो एक इसके बाद और भी क्रॉप था, कौन था बोलो? खरीफ क्रॉप। ये होता है समर सीजन है। खरीफ क्रॉप क्या लिखोगे? Those type of crops which grown in the month of June, July and harvested in September, October, called क्या बोल देंगे? Called खरीफ क्रॉप। जैसे इसमें क्या आएगा? पैडी प्लांट का नाम सुने हो? पैडी प्लांट किस में आता है? खरीफ में आता है। और बताओ अभी क्या होता है खेत में? जो अभी के टाइम होता है, अभी जो टाइम चल रहा है, सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन इटिक्स बहुत सारा होगा, देखना सीरियल्स में आता है। ये सब ऐसा क्रॉप है जिससे हम लोग अपना पेट भरते हैं। हर चीज से हम लोग अपना पेट भर भर के खाना नहीं खाते हैं। हमारे बॉडी में मिनरल्स और विटामिन बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है ना? वो एक्स्ट्रा लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन इन सब चीजों से हम लोग पूरा मेरे स्टमक को भरते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया या प्रोटीन हो गया, भरपूर लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में इन सब चीजों का बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे बॉडी में जो कैरेक्टर्स भी तुम्हें दिख रहा है वो सब के सब किसके कारण है? प्रोटीन के कारण है। तो प्रोटीन तो चाहिए ना बॉडी को। मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण हो रहा है? प्रोटीन के कारण हो रहा है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो इसेंशियल है तुम्हारे बॉडी में, सोर्स ऑफ ग्लूकोज है। हाँ, हो गया। जैद क्रॉप क्या है? ये जैद क्रॉप हर जगह है नहीं है, जब बहुत गर्मी होता है ना तब मिलता है। जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब क्या है? इसी में आता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो ये सब ऐसा फ्रूट्स होता है जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और तुमको उस समय क्या चाहिए होता है? वैसा ही फूड चाहिए होता है। इतने गर्मी में तुम भर पेट खाना नहीं खा सकते। ये सब खा सकते हैं जितना गर्मी होता है। अभी तो चलो कम हो गया है, तो उस समय तुम क्या खा सकते हो? सब्जी खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। तो ये सारा चीज जैद क्रॉप में आता है। इसमें आता है वो जो सीजन होता है ना, बारिश से पहले और ठंडा के बाद, उस सीजन में ये क्रॉप होता है जैद क्रॉप। मिटा के लिखते हैं। हो गया। अभी हम लोग एक पोर्शन पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ फूड में, कि प्लांट से कैसे फूड मिलेगा। जब एनिमल में एनिमल हस्बेंड्री आएगा, अलग अलग एनिमल्स को हम लोग ग्रो करवाते हैं अपने खाने के लिए। जैसे अंडा हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, बहुत सारा दूसरा। जैसे कि बकरी को खा जाते हैं, बकरी को फीमेल को मेल को। बहुत लोग गाय को भी खा जाते हैं, गाय को काट के।
सुअर को खा जाता है बहुत लोग पक्षी और भी जो बर्ड्स होता है, जैसे हमारे यहाँ भी लोग खाता है, क्या बोलते हैं, मैना, नहीं मैना तो खाता है, हाँ डक को भी खाते हैं, एक और आता है। देखिए बहुत सारे बर्ड्स को भी खा जाते हैं। थर्ड है जैकफ्रॉग, देखो those frogs which grown in month of March, June called जैकफ्रॉग। ये भी विंटर समर सीजन में ही होता है। These crops are cultivated in summer season, गर्मी के टाइम में होता है। इस फूड से हम लोग क्या ऑब्टेन होता है, इन सबसे मिनरल्स मिलता है। क्या मिलता है? मिनरल्स और विटामिन्स मिलता है। These crops provide vitamins and minerals। विटामिन्स और मिनरल्स हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन्स and minerals required in very small quantity, but it is essential for body building। तुम्हारे बॉडी के ग्रोथ के लिए विटामिन्स और मिनरल्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लिख लिए? अब तुम सोचो कि तुम फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाओ। सबसे बड़ा टेंशन अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में। ये फूड है क्या, समझे? ये फूड हमें क्यों चाहिए, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक है कि ये फूड हम लोग इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अब किसान लोग नहीं सोच सकता है, क्योंकि किसान किसका लिख के हाथ नहीं लिखे हैं। जैसे वाटरमेलन हो गया, एग्जाम्पल्स लिख लो।
जितने भी वेजिटेबल्स हैं सब इसमें आते हैं। ऐसे बहुत सारा वेजिटेबल्स हर सीजन में होता है, इसलिए तो वो पूरे साल मिलता है, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स जैक क्रॉप में आते हैं। देखो वाटर मिलन हो गया, वाटर मिलन, कुकुम्बर, एंड वेजिटेबल्स ये सब क्या है, जैक क्रॉप का क्रॉप है। हो गया। करते थे, हो गया सबका। क्या हुआ? क्या हम लोग किए जिससे हमारा आज के देश में भी, हमारे इंडिया में तुमको पता है एक समय था भूखे लोग मर रहे थे, उसको बहुत अच्छा टर्म कुछ बोलते हैं, क्राइसिस ऑफ फूड, अकाल। क्या बोलते हैं? जब तुम सुने हो तुम्हारा क्या बना है पटना में गांधी मैदान में ना गोल घर, क्यों बना था? फूड स्टोरेज के लिए बना था। एक टाइम था कि हमारे पास यार घर नहीं था, इतना बड़ा बड़ा घर नहीं था। जब पानी आता था तब रिवर का कनेक्टिविटी भी उतना अच्छा नहीं होगा, नेचुरल था ना, पहले तो कोई आदमी बनाया नहीं था, इतना लोग नहीं था। जैसे नेचर में वाटर का फ्लो गया होगा रिवर वैसे बनता गया होगा, वही था। इसके कारण बाढ़ बहुत आता था, पूरा इंडिया जल जमाव होता था। एक समय की बात है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बाढ़ आया हुआ था, पटना में भी आया हुआ है, बट तुमको इधर दिखता नहीं है। गंगा नदी में पानी बहुत भरा हुआ है, अभी गंगा नदी अपने चरम सीमा पे होगी, समझे? पानी आया हुआ है, अभी हम 1-2 दिन बस अच्छे से बारिश हो जाएगा, देखना ये सब रोड क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। आ गया यहाँ भी बात। ये पानी के कारण क्या है कि समस्या है, फूड ग्रेन्स के साथ बहुत समस्या है, हमारे साथ भी है, इनके साथ भी है। इनके साथ ये है कि एक तो इनका क्रॉप ग्रो नहीं करेगा। अब पानी में डुबा दोगे तो कोई क्रॉप होगा क्या? नहीं होगा। और अगर कहीं क्रॉप प्रोडक्शन कर लिए हो, फूड ग्रेन्स घर में रखे और पानी में डूब गया, तब भी क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। एक टाइम था 1976 शायद, आज से बहुत साल पहले, 50 साल हो जाएगा, 50 साल के आसपास पहले इंडिया में एक टाइम आया कि क्राइसिस ऑफ फूड के कारण लोग मरने लगे। क्यों? पानी से भर गया इंडिया, समझे? उस समय एक से एक बीमारी होने लगा, हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, पता नहीं क्या क्या। इन सब के कारण गांव का गांव लोग मर जा रहा था, समझे? टाइफाइड के कारण जो आज होता है तुम 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हो, इन सब के कारण पहले लोग मर जाते थे, और 1-2 लोग नहीं, पूरा उनके गांव के लोग मर जाते थे। गांव में कितने लोग इन सब बीमारी के कारण? क्यों? क्योंकि हर चीज अनसिस्टमेटिक वे में था, कुछ भी सिस्टमेटिक वे में नहीं था। अब तुम अच्छे से घर बना लियो, कितना भी पानी रोड पे आ जाता है तो तुम्हारा खाना थोड़ी बिकता है। पहले घर नहीं था, सबसे पहले पानी आता था तो लोग अपना जान बचाए या खाना बचाए? क्या? जान बचाएगा, खाना तो चला गया। अब खाने ये भी नहीं कि भूखे कोई रह सकता है, खाने के लिए कुछ भी खा लेता था। पानी नहीं, पहले इतना था भी नहीं कि तुम्हारा इतना समर्सेबल है, कहीं पानी स्टोर है, वो पानी लोग तालाब का पी रहे हैं, कुआं का पी रहे हैं। जिस वक्त की टाइम का हम सब उनको ये बता रहे हैं,
1976 उस समय कुआं वाला सिस्टम था। घरों में क्या रहता था? कुआं। हैंड पाइप भी नहीं होगा, होगा बहुत रेयरली होगा हैंड पाइप, और वो भी हैंड पाइप बहुत नीचे से पानी नहीं खींचता होगा। 100 फीट का तो हैंड पाइप होता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो यहाँ पे हम कोई चापाकल लगाए हुए हैं और आसपास का पानी अगर स्टोर है तो वो पानी भी खींच लेता है, गंदा पानी आ जाएगा ना। उन सब के कारण लोग बीमार हो रहे थे, एक तो भूखे थे। तो इन ऐसे इस उस टाइम में बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन वही कंट्री, वही देश है ना अपना भारत, आज के डेट में हमारा पॉपुलेशन भी उससे बहुत ज्यादा हो गया। उस वक्त इतना तो नहीं होगा, 140 करोड़ पॉपुलेशन तो नहीं होगा। 1947 की बात है, इंडिया का पॉपुलेशन 35 करोड़ था, समझे? 1940 100 साल भी नहीं हुआ, हम लोग 100 करोड़ को टपा दिए हैं पॉपुलेशन, समझे? तो 1976 में मान लो कि कितना होगा, 60-70 करोड़ होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन उसके बाद दुगना हो गया है। आज के डेट में लोग कोई भूखा नहीं मर रहा। आज इंडिया की नहीं बात करें, कहीं की भी बात कर लो, दुनिया के कोई कोने में ऐसा बहुत रेयरली होगा कि लोग भूखे मर रहा होगा। खाने का समस्या ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ना? क्या रीजन है? कुछ तो ऐसा इसमें किया होगा लोग, अब किसान किया होगा, साइंटिस्ट किया होगा, इसके लिए हम लोग इसके स्टडी कर रहे हैं ताकि इसमें कुछ तो इम्प्रूव करें। इसमें जो आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया में क्या आया? हाउ, या हम लोग लिख रहे थे क्या? इफेक्ट नीड टू मेक increment in food grains। क्या तुम करोगे? आज भी ऐसा नहीं है कि हमारा सारा समस्या खत्म हो गया। अब ये धीरे धीरे अपना समस्या बढ़ेगा, समझे? ये सारा समस्या भी बढ़ने वाला है। क्या बोले? इफेक्ट नीड टू मेक इंक्रीमेंट इन फूड ग्रेन। अब लोगों ने क्या किया जिससे तुम्हारा फूड ग्रेन का इंक्रीमेंट हो? फूड ग्रेन पता है, पैडी प्लांट एक क्रॉप है, और जो पैडी प्लांट के ऊपर जो ग्रेन्स लगता है उसको फूड ग्रेन्स कहते हैं। तो तुम क्या ऐसा करोगे कि तुम्हारा जो ग्रेन्स है क्रॉप के अंदर वो बढ़ जाए? तो क्या करना होगा? देखो, इसमें ही तुमको पढ़ना है ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। पढ़े हो? क्या होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन? बताओ। देखो, बहुत लोगों ने विचार किया, स्टडी किया, देखा दुनिया में बहुत सारे, एक प्लांट का बहुत सारा स्पीसीज होता है। स्पीसीज, जीनस, ये सब कोई समझता है? नहीं। क्या होता है स्पीसीज? स्पीसीज, जीनस, बहुत सारा चीज है। देखो, पढ़ोगे डाइवर्सिटी पढ़ोगे ना तो उसमें तुमको बताया जाएगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ना एक टैक्सा है, टैक्सा बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हम लोग डिवीजन किए हैं इसको पढ़ने के लिए। जैसे हम लोग आते हैं, हम लोग एनिमल है, हम लोग का जो किंगडम है, हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं। इधर पहले समझ लो, फिर तुमको हम स्पीशीज बता देंगे कि क्या होता है, समझे? हम लोग किस में आते हैं? किंगडम में। अब हम लोग एनिमल है तो हम लोग एनिमल किंगडम में आएंगे, और जो प्लांट है वो किस में आएगा? प्लांट किंगडम में। यानी कि किंगडम ऐसा होता होगा, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। समझ में आया? एक किंगडम से छोटा भी है। क्या है किंगडम से छोटा? फाइलम। क्या होता है? फाइलम। किंगडम, एक किंगडम में बहुत सारा फाइलम होता है, तो हम लोग का भी एक फाइलम है, प्लांट का भी इवन क्या है? फाइलम है। समझ में आ रहा है? एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो हम लोग डिवीजन किए ना एनिमल का। दुनिया में तो इतने सारे एनिमल और प्लांट है, सबको कहाँ रखेंगे? एक ग्रुप बनाओगे ना कि किस किंगडम में, तो चलो प्लांट किंगडम में सिर्फ प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, एनिमल किंगडम में सिर्फ एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे। एक और है मोनेरा, किंगडम मोनेरा है, मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आता है। कौन आता है? ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आर इन मोनेरन्स किंगडम। ठीक है। फाइलम के बाद क्या है?
डिवीजन लिखते हैं। डिवीजन में हम मैथ वाला डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, समझे? ये हमारा एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। डिवीजन के बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, क्या क्या बोल रही हो? फैमिली नीचे नहीं दिख रहा है। फैमिली, उसके बाद क्या है? स्पीसीज, सॉरी जीनस, और लास्ट में क्या है? स्पीसीज। देखो स्पीसीज, यही हमको समझाना था। स्पीसीज क्या है? बट कट गया। जीनस के बाद इधर स्पीसीज है। जीनस के बाद स्पीसीज है। क्या बोल रही है? बोलो, ऊपर लिख दे रहे हैं मैसेज। इसके बाद है स्पीसीज। चलो इधर ध्यान दो। ये समझ में आया? क्या बोल रही थी? उल्टा पुल्टा है क्या? किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास। डिवीजन के लिए हम लोग एक चीज और बोल लिखते हैं, अगर डिवीजन हम लोग एनिमल्स के लिए डिवीजन लिखते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। उसके बाद क्या है? स्पीसीज। हम लोग लास्ट इसकी बात कर रहे हैं। हम एक स्पीसीज है, क्या है? हमारे जीनस में और भी लोग आते हैं, तुमको पता है? होमो इरेक्टस, हम लोग होमो सेपियंस हैं। हम लोग जो अपना बायोलॉजिकल नाम लिखते हैं वो जीनस और स्पीसीज का नाम लिखते हैं। किसका? जीनस और स्पीसीज के नाम में हम लोग अपने बायोलॉजिकल नाम लिखते हैं। हम लोग पढ़ वो रहे हैं, ठीक है? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? हम लोगों ने देखा कि एक ही क्रॉप का बहुत सारा स्पीसीज है, समझे? जैसे क्रॉप मान लो कि पैडी क्रॉप है, क्या है? जैसे चलो पैडी छोड़ दो, मैंगो सब लोग जानता है। मैंगो एंजियोस्पर्म का एक प्लांट है। मैंगो जो प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो एंजियोस्पर्म में आता है। सबसे डेवलप प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म है, जिसमें फ्लावर होता है और उसमें फ्रूट्स भी होता है और उसमें सीड भी होता है। तो जिस प्लांट में सीड होता है वो दुनिया का सबसे डेवलप प्लांट है। इवन राइस में सीड है, मोनोकार्टिलेजनस है। तो ये सब आता है। तो इन सब एक प्लांट का एक से ज्यादा स्पीसीज है। जैसे मैंगो की बात हम कर रहे थे, मैंगो प्लांट में मतलब ट्री में आता है, प्लांट में नहीं, क्रॉपिंग प्लांट में नहीं आता है। लेकिन चलो एग्जांपल के लिए हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। जो मैंगो है उसका एक से ज्यादा स्पीसीज है। तुम देखते हो मार्केट में बहुत तरह का आम तुमको मिलता है ना? सारे मैंगो के स्पीसीज में क्या सेम तरह का न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा या अलग अलग होगा? तो देखो उसमें कुछ ऐसा भी होगा जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, कुछ ऐसा भी होगा जिसमें कम मिल रहा होगा। अब तुमको तो पता है नहीं किसमें ज्यादा मिल रहा है किसमें कम मिल रहा है। अब रिवॉल्यूशन में क्या किए, जब हमारे इंडिया में क्राइसिस ऑफ फूड आया तो ये लोग गया घूमने बाहर के देशों में और देखा कि जो प्लांट है वहां पे जो प्लांट है क्रॉपिंग प्लांट उतना ही एग्रीकल्चर फील्ड में है जितना हम लोग करते हैं। लेकिन जो फूड ग्रेन्स है उनके यहाँ बहुत ज्यादा और हमारे यहाँ बहुत कम है। जैसे मान लो इतना बड़ा हमारे पास एरिया है, इसमें कुछ भी क्रॉप लगाते हैं तो हमको 100 kg मिलता है। कितना मिलता है? 100 kg। लेकिन बाहर का कोई स्पीसीज है वो इतना ही एरिया में अगर 1000 kg प्रोडक्शन करता है तो अच्छा कौन है? 1000 ना। हम लोग भी क्या अपने क्रॉप्स लगाएंगे अपने लैंड पे, वही लगाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन करता है। लेकिन एक समस्या और है कि हर क्रॉप हर सॉइल पे ग्रो नहीं कर सकता है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा? करवा सकते हैं। सॉइल भी तो अलग अलग है। अर्थ पे बहुत सारा कंट्री है, बहुत सारा लैंड है, तो सबका सॉइल कंडीशन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हम लोग डायरेक्ट कोई प्लांट को ला के नहीं लगा रहे, यही तो पढ़ना है। इस फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए, जीन को ले लिए। किसको ले लिए हैं? इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ है कि अचानक प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ गया है। क्या हो गया है?
ये लाया गया था किसके द्वारा? इंडिया में लाया गया था डॉक्टर MS नाथन स्वामी, यही नाम था ना उनका? स्वामीनाथन था, पता नहीं यार, देखो एक बार। स्वामी इंडियन थे, हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में भी बहुत सारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है। इसमें क्या किया गया? प्रोसेस का नाम हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ा वेट करना होगा। द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स increased due to induced जीन थेरेपी। अभी जीन थेरेपी क्या है, तुमको इसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा। जीन जानते हो क्या होता है? जीन नहीं, देख लो पहले, आप बताते हैं। वैरायटी नहीं, हाइब्रिडाइजेशन अलग चीज है, बताते हैं। लिख लिए? कहाँ पे? ड्यू टू इंड्यूस्ड जीन थेरेपी। इंड्यूस्ड जीन थेरेपी क्या होता है? जीन हम किसी भी प्लांट का ले सकते हैं। जीन क्या है पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद जीन थेरेपी समझ में आएगा। हो गया? क्या लिख लिए? जीन कहते हैं डीएनए का एक वैसा छोटा सा पीस जिस डीएनए से एक आरएनए बन जाए और उससे एक प्रोटीन बन जाए। उस छोटे से डीएनए के पीस को क्या कहा जाता है? जीन। अब सोचिए, उस जीन को अब जो भी ऐसा कोई हाई यील्डिंग क्रॉप होगा, जिस क्रॉप से ज्यादा ग्रेन्स मिल रहा होगा, उसका जीन निकाल दिए। क्या कर लिए? जीन थेरेपी होता है, उससे जीन बाहर निकाल दिए, और जो हमारा प्लांट था, जो हम लोगों का इंडियन क्रॉप था, उस क्रॉप के अंदर उस जीन को डाल दिए। पता है क्या? उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद अचानक हमारे क्रॉप के अंदर ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। इसी को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब हरित क्रांति। हमारे खेतों में पूरा हरा भरा भर गया। मिटाए इधर मिटा दें, ये आएगा, ये दोबारा पढ़ेंगे। इसको हम लोग एक को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है। जीन बता रहे थे, जीन क्या है? देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, जीन। व्हाट इज जीन? क्या है? अ स्मॉल पीस ऑफ DNA
which form RNA and proteins called जीन। जीन तुम्हारे अंदर कंट्रोल करता है तुम्हारे कैरेक्टर्स को। किसको कंट्रोल करता है? कैरेक्टर्स को। जीन कंट्रोल टू द कैरेक्टर। अब अगर प्लांट में, तो प्लांट क्या कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा? एग्जाम्पल से बना लो, एक डीएनए है, मान लो ऐसा डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा होता है हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। बट जो डीएनए का सबसे छोटा टुकड़ा, मान लो कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इस छोटे से पार्ट, डीएनए का इस छोटे से पार्ट से एक आरएनए बन रहा है। क्या बन रहा है? ये जो छोटा सा पार्ट है, आरएनए समझते हो? आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? और इस आरएनए से अगर प्रोटीन बन गया, प्रोटीन एमिनो एसिड का चेन होता है ऐसा। क्या ये एमिनो एसिड बोलते हैं, उसको जीन बोल देंगे। इसी को हम लोग इंड्यूस किए दूसरे प्लांट में। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तुम उस साइड बैठ जाओ, चले जाओ उस साइड। इधर उसी को जाने बोलो, पीछे जो बैठा है। जल्दी से लिखो। ये बात समझ में आया? अब इस सबको हम लोग हाइब्रिड जीन निकाल लोगे तो तुम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा लोगे। हाइब्रिडाइजेशन तो बस मिक्स करना है, दोनों जीन्स को मिक्स कर दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। ऐसे प्लांट को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। आजकल देखते हो फ्रूट्स का, सब्जियों का साइज बढ़ा हुआ है, क्या नॉर्मल है वो? हाइब्रिडेड है। कैसा है? हाइब्रिड है वो। लेकिन एक बात बताओ, क्या हाइब्रिड में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा या फिर सेम होगा? साफ कौन बोल रहा है? कम होगा। जो हम लोग हाइब्रिड करवाएंगे इस क्रॉप में या कोई फ्रूट, आज तो बहुत सारा में करवा लिया गया है फ्रूट्स, साइज बड़ा होगा तो क्या हम पूछ रहे हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होगा वो बढ़ जाएगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा फ्रूट्स का तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कम नहीं होगा। कम होगा तो क्या हम लोग की कर क्यों रहे हैं? पेट भरने के लिए। एनर्जी ही नहीं मिलेगा तो फिर खाने से क्या मतलब? बेटा अब पढ़ लो हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करना सीख गए थे तब तो हर चीज आसान हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एस लिखते हैं। क्या होता है? द प्रोसेस in which two different genes of crop
breathing together to form a new crop called, क्या बोलते हैं, called hybridization। अब इसका एडवांटेज क्या है, इससे कुछ तो फायदा होगा जो लोग करवा रहा होगा, ये ऐसे ही अचानक भी नहीं हुआ होगा, बहुत रिसर्च हुआ होगा उसके बाद ये संभव हुआ होगा। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का एडवांटेज क्या है, साइज क्या हो गया होगा, साइज भी बड़ा हुआ होगा, अमाउंट भी बढ़ा होगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ गया। यहाँ लिख दें साइज ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज, उसके बाद अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज, उसके बाद न्यूट्रिशनल वैल्यू भी क्या हो गया, न्यूट्रिशनल वैल्यू विल बी इंक्रीज। इसलिए तो किए हाइब्रिडाइजेशन, ये प्लांट में भी किया जाता है, उसको सॉरी एनिमल्स में किया जाता है, उसको हम लोग क्रॉस ब्रीड कहते हैं। क्या बोलते हैं, जब एनिमल्स में करेंगे तो उसको क्रॉस ब्रीड बोलेंगे, जब प्लांट में कर रहे हैं तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। कब मत करो, एंडोस्मोसिस किसमें होता है, मतलब सेल सब में होता है। एंडोस्मोसिस का मतलब होता है वाटर का सेल के अंदर जाना। क्या कहते हैं एंडोस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग हाइपरटोनिक कहते हैं, अंदर जाना। जब बाहर आता है तो हाइपो, एक आइसोटोनिक होता है जब दोनों बराबर हो जाए। हाँ, ऑस्मोसिस का रेट जब इक्वल हो जाता है सेल के अंदर और बाहर, तो उस कंडीशन को आइसोटोनिक कहा जाता है। नहीं, उसमें भी होता है, पानी कैसे जाएगा। सुनो वही तो बोल रहे हैं, डिफ्यूजन किसी भी गैस के लिए होता है, ठीक है, कोई भी दुनिया का कुछ भी गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, उससे मतलब लिक्विड गैस तो सबके लिए डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए। अब लिक्विड नहीं, सिर्फ वाटर। अगर वाटर कहीं भी मूव कर रहा है तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। वाटर के अलावा अगर कोई भी कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे, डिफ्यूजन। अब मूव हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही करेगा, या वाटर करे या कोई गैस करे, लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। डिफ्यूजन तब बोलोगे जब कोई गैस का होगा, वाटर का जब होगा तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। लिख लिए, हाँ समझ में आया। उस समस्या से निदान हम लोग कैसे पाए, जिस चीज के कारण लोग मर रहे थे, आज के डेट में हमारे पास भरा पड़ा है खाना, इरेज करते हैं। अब कोई ये नहीं सोचा कि इतने तरह का खाना आता है तो सब अलग अलग क्रॉप से आता है क्या। उसी खाने का हम लोग फॉर्म को चेंज कर दिए,
समझे? अब तुम उस आटे से रोटी नहीं खा रहे हो, उसको दूसरा चीज बनाकर खा रहे हो, तो ऐसा नहीं कुछ चेंज हो गया है, वही चीज। समझ में आया? आज के डेट में हमारे पास फूड भी बहुत तरह का है, बहुत आजकल खाना जो जितना भी रेस्टोरेंट खुलता है देखते हो क्या, एमएमसी, पटना में लोग एमएमसी मोमोज खा रहे हैं, बताओ ये सब बढ़ रहा है। देखो अब हमारा एक दूसरा क्वेश्चन था, एक प्लांट से जो फूड मिल रहा था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब एक दूसरा पार्ट भी था जो सोर्सेज ऑफ फूड कहाँ से मिल रहा था, एनिमल से मिल रहा था ना। इससे बट एक चीज चलो बाद में पढ़ेंगे, वर्ल्ड रिवोल्यूशन, उसी में पढ़ेंगे। एनिमल से कौन सा खाना मिलता है तुमको, फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स। ऐसा है हम लोग बहुत सारा खाना दूसरे एनिमल्स को खाने के बाद प्राप्त करते हैं। जैसे चलो हम अपनी बात हटा दें तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट हैं, है ना। उनके लिए भी तो खाना चाहिए। जंगलों में कभी देखे हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टीवी में, तुम देखोगे जंगल में जो नेचुरल इकोसिस्टम है वहां पे उसको कोई खाना नहीं देता है, खुद एक दूसरे को मार के खा रहे हैं, है ना। आज के डेट में बहुत कम बचा है ऐसा सेंचुरी, है ना। बिहार में तो है भी नहीं हमारे, क्योंकि हम लोग रहने नहीं दिए उनको। तो इनको खाना मिल रहा होगा ना कहीं से। कोई भूखा होगा क्या जंगल में? भूखा जीवित रह सकता है? नहीं। तो उनको खाना कहाँ से मिल रहा है? लेकिन हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन पर्पस से पढ़ रहे हैं। क्या हम ह्यूमंस क्या एनिमल से खा रहे हैं? समझे? हम शेर और टाइगर की बात नहीं कर रहे कि टाइगर को खाना कहाँ से मिलेगा। क्या लिखोगे? When food obtained from the any source of animal such as, क्या है जो एनिमल के सोर्स से तुम प्राप्त कर रहे हो खाना? मिल्क हो गया। मिल्क क्या है? मिल्क हो गया, मीट हो गया। मिल्क के बगल में मीट अच्छा नहीं लगता। एग हो गया, और क्या है? मीट लिख लो, मांस। ये मीट बहुत सारे एनिमल्स का हो सकता है। चिकन भी लिख सकते हो, चिकन में मीट नहीं आता है ऐसे, किसमें आता है? लेकिन तो चिकन का जो मीट होता है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको अलग भी लिख सकते हो। मीट जैसे तो जो बड़ा जानवर सब है, जैसे जो ग्रेजिंग एनिमल्स है उन सबको भी हम लोग खा जाते हैं, वो मीट में आते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलोगे? एनिमल सोर्स से फूड मिल रहा है। इसमें मिल्क का तुमको पढ़ना है, मिल्क का पढ़ना है, एग का भी पढ़ना है, मीट में चिकन का पढ़ना है ना, चिकन का पढ़ना है। एनिमल हस्बेंड्री में इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? एनिमल फूड, एनिमल फूड इम्प्रूव अंडर एनिमल हस्बेंड्री। अब तुमको एक पूरा टॉपिक पढ़ना होगा एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन उससे पहले हम तुमको व्हाइट रिवॉल्यूशन समझाना चाह रहे हैं। हाँ, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, उसी को व्हाइट रिवॉल्यूशन पहले भी होता था, ऐसा थोड़ी कि बात इसी वक्त हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क तो शुरू से है ना। हमारी गाय माता बस माता थी, दूध नहीं देती थी, घास भी उतना ही खाती थी, पर जब मिल्क देने की बात आती थी तो देती ही नहीं थी। तो हम लोग उसके लिए कुछ किए, दिमाग लगाए। हम लोग एनिमल में क्रॉस ब्रीडिंग कराना शुरू कर दिए। क्या किए? पता है नेचर में खुद ही क्रॉस ब्रीडिंग होता है। हम लोग को पता नहीं था कि एनिमल में ऐसे अगर करवाएं
तो हमारा ये फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये बहुत सालों बाद लोगों के दिमाग में ऐसा आइडिया आया और वो जब ऐसा किया तो बेनिफिट्स भी मिला उनको। मिटा दें। इसमें तुमको हम व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बता देते हैं क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन बता दिए। चलो जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। बेटा देखो ध्यान दो, व्हाइट ये कौन लाया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ जी तुमको? देखो, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन of milk by inducing, चलो ध्यान दो, increasing production of milk by inducing cross breeding between different species of same animal, different species of same animal। समझे? इसको, इससे हमारे यहाँ क्या आ गया? व्हाइट रिवॉल्यूशन आ गया। अचानक मिल्क के प्रोडक्शन में क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गया। ड्यू टू क्रॉस ब्रीडिंग, क्या कर रहे हो अभी? ड्यू टू क्रॉस ब्रीडिंग, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क suddenly increased, commonly known by व्हाइट रिवॉल्यूशन। इन सब को क्या कहा जाता है? और मिल्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बताने का जरूरत नहीं। ठंडा किसको लग रहा है? पिटा जाओगे। अभी तक नहीं लग रहा था, अब लास्ट में 10 मिनट बचा है तो तुमको ठंडा लगा। जल्दी लिखो। हो गया?
व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग प्रोडक्शन? बता रहे हैं, लिख लो पहले। देखो एग्जाम्पल से देते हैं। देखो मान लो हमारी गाय की बात कर रहे थे, गाय भैंस जिससे दूध मिलता है। मान लो एक इंडियन काऊ है, हमारे भारत की गाय है। वो हाइट में भी छोटी होती है, कभी ध्यान से देखे हो, नोटिस की हाइट ज्यादा नहीं होता उसका। जो इंडियन काऊ होती है बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा नहीं किया हमारे इतना छोटा होता है। जानवर जैसा दिखता है वैसा ही दिखता है, लेकिन छोटा साइज का होता है। लेकिन अगर जो फॉरेनर गाय है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। जर्सी गाय देखे हो, साइज बड़ा होता है। इन दोनों में डिफरेंस है। एक तो मेजर डिफरेंस, ध्यान से सुनो, एक मेजर डिफरेंस ये है कि हमारी गाय दूध कम देती है और बहुत कम देती है। कि कहाँ 1 से 2 लीटर पूरा 24 घंटा में दूध देती है, और जो जर्सी गाय है वो 30-30 लीटर तक दूध देती है 24 घंटे में। ये नहीं कि 24 घंटे में हर वक्त दूधे दे रही है, सुबह शाम मिलाकर के बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? मिटा दे। पूछा है बच्चा क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, तुमको वही बता रहे हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। क्रॉस ब्रीडिंग के बाद ही मिल्क के प्रोडक्शन में क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था। उसी को हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से आज के डेट में जानते हैं। गिरेज करते हैं। ये देखो ये चैप्टर ऐसे ही लिख के समझ के याद रखने वाला है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा है और तुम उसको समझ पाओ। बस याद रखना है और लिखना है उसको। देखो क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, आजकल लोगों को देखे कुत्ते के अंदर कराते रहता है। जो डॉग सेलर होता है ना, जो डॉग को सेल करता है, पटना में ऐसा बहुत सारे लोग हैं क्योंकि आजकल लोग कुत्ता को पालने से ज्यादा विश्वास करते हैं। कोई नहीं, उनमें किया जाता है ये चीज, बट ये पहले नहीं था ऐसा। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। जब किया तब पता चला कि ऐसा हो सकता है। मान लो एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, इसका डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। मान लो कि एक इंडियन काऊ है, क्या है, इंडियन काऊ है। इंडियन काऊ को हम लोग जो मेटिंग करवाए वो हम लोग कोई ऐसा बुल से कराए जो इंडियन काऊ का बच्चा नहीं था। वो जो बुल था वो इंडियन बुल, वो बाहर का था। वो वैसा काऊ का बच्चा होगा जैसे जर्सी गाय, मान लो जर्सी गाय का बच्चा होगा। तो या तुम लिख सकते हो एक्सोटिक भी लिख सकते हो, या फॉरेनर लिखते हैं ना, इतना अच्छा जो है फॉरेनर। ये छोड़ो, जर्सी गाय ब्रिटेन की है ना, ब्रिटिश बुल लेती है। कैसा, मान लो ये मेल है, क्या है ये मेल है, और ये क्या है। अब हम लोग और जो दिमाग लगाने वाले हैं वो ये भी बोल सकते हैं कि गाय को ही उठा के ले आते हैं। इतना करने का जरूरत ही नहीं रहता, लेकिन वो बच नहीं पाएगी ना, उसको आदत है उस क्लाइमेट में रहने का। इतना यहाँ तो जून जुलाई में 45 डिग्री का टेम्परेचर आता है, तुम बचा पाओगे उसको? नहीं बचा पाएंगे। तो हम लोग के पास ये बेस्ट तरीका था, ये मीटिंग करवाओ, इसको भेज दो, अगर ये मर भी गया तो कोई टेंशन नहीं, ये तो बचेगी ना, ये तो इंडियन काम है। तो इन दोनों का जब मीटिंग कराए, तो मीटिंग के बाद जो बच्चा आया, इसको तुम क्या बोलते हो, मेटिंग प्रोसेस को बोलते हो। इसको मेटिंग हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में मेटिंग बोलते हैं, या इसी को क्रॉस ब्रीडिंग इसलिए करा रहे हैं ना क्योंकि ये ब्रीड क्या है, ये अलग अलग है। इंडियन काऊ है, ये कहाँ फॉरेनर बुल है, अलग अलग ब्रीड क्या है। ये डिफरेंट ब्रीड के होने के कारण इसको हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कह रहे हैं। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल मेटिंग कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। समझ में आया?
इससे मान लो कि कोई इसकी फीमेल आया, जो बच्चा आया वो काव फीमेल है, क्या है, अब इसमें मिल्क प्रोडक्शन उतना ही है जितना इस बुल की माँ का होगा, क्योंकि जीन तो उसका भी आया है ना इस गाय में। समझ में आया? नहीं, इसमें मिल्क प्रोडक्शन कैसा होगा, इस गाय से ज्यादा है मिल्क प्रोडक्शन बिकम इंक्रीज, और यही किया गया था, अचानक प्रोडक्शन बढ़ गया। ये नहीं समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये चीज? लिख लो, फिर से बता देते हैं। लेकिन हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग ऐसे ही नहीं कराएंगे, बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, अब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन अब बुल पैदा होगा तो हमारा काम का नहीं है, कोई काम का है, मेल से मिल्क का प्रोडक्शन होगा। हम लोग ये सब चीज कर क्यों रहे हैं? मिल्क के लिए कर रहे हैं। जब गाय की फीमेल पैदा होगी तभी कुछ फायदा होगा। अगर मेल, ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि मेल होगा कि फीमेल होगा, बट यहाँ मेरे हाथ में हम लिख सकते हैं कि फीमेल होगा। लेकिन हम बोल रहे थे कि क्रॉस ब्रीडिंग कराने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, समझे? कि अगर मेल का साइज अगर बहुत बड़ा है, ध्यान दो, क्रॉस ब्रीडिंग में अगर मेल का साइज बहुत बड़ा है और किसी फीमेल का साइज छोटा है तो कभी भी क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो उस फीमेल का जान जा सकता है। समझ में आया? जैसे एक कुत्ते की बात कर रहे हैं, एक पोमेरियन डॉग होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, व्हाइट कलर का, सब लोग देखा होगा, बहुत बदमाश भी होता है। और एक होता है जर्मन शेफर्ड, बहुत बड़ा डॉग है ना? अगर मान लो कि इन दोनों का कोई मीटिंग करा दिया तो क्या होगा? तो मर सकती है फीमेल, क्योंकि जर्मन शेफर्ड का जो जीन है वो डोमिनेंट है, ऊपर से उसका बच्चा का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इस छोटी सी फीमेल का यूट्रस में उतना स्पेस ही नहीं है ताकि उसके बच्चे को ये पाल सके। समझ में आया? इस केस में फीमेल मर सकती है, तो कभी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा अगर साइज का डिफरेंस हो तो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कराना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ऐसा हो गया। चलो, अब हम लोग उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहाँ से कुछ सीखें। इसको इरेज कर दे। हाँ, नहीं लिखो। तुमको क्या लगता है क्या क्या चीजें करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा रहे, प्रोडक्शन अच्छा रहे और दिक्कत ना हो कभी भी किसी भी लोगों को? इसमें सबसे पहला हम लोग करेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में क्या है, हम लोग अलग अलग तरह का क्रॉप बनाएंगे। कैसे? अब एक बात बताओ, अलग अलग तरह का क्रॉप कैसे बना सकते हो? अभी ब्रीडिंग बताए ना, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं प्लांट के केस में, एनिमल के केस में ब्रीडिंग बोलते हैं। तो हाइब्रिड करवा के तो हम अगले दिन तुमको बताएंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें एक ही प्लांट के अंदर जो सेम प्रजाति का प्लांट है, कभी कभी उसमें भी ब्रीडिंग करवाते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो फूड का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये सब टेक्निक है जिस टेक्निक से तुम अपने फूड प्रोडक्शन को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो पहला तो फूड वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट क्या किए। दूसरा तुमको इस पे भी ध्यान देना है कि तुम्हारे क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, है ना?
अमाउंट ज्यादा चाहिए। अगर कहीं 10 केजी या 100 केजी किसी छोटे से फील्ड में हो रहा है तो वहाँ 100 से 1000 केजी कैसे होगा, ये तुमको सोचना पड़ेगा। और दूसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। थर्ड क्या है? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। समझ में आया कि प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि मान लो कि कोई क्रॉप लगा तो दिए और वहां पे पानी नहीं दे रहे हो तुम समय पे, उसको वहां पे कोई कीड़ा मकोड़ा लगा और उसको खा गया, तो ये सबसे भी तुमको उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि उस प्लांट के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो हमको कोई कीड़ा खा रहा है, हमको यहाँ से हट जाना चाहिए, और उसके अंदर एबिलिटी भी नहीं है। टाइम हो गया, बैग बंद कर रहा है। समझ गए क्रॉस ब्रीडिंग प्रोडक्शन? हो गया क्या? अब आगे नहीं पढ़ना है? जा पढ़ के आना इतना, ठीक है? अगले दिन पढ़ेगा।